भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को शुरू हो गई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से हुई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विजेता के रूप में कार्य कैसे होना चाहिए ये भाजपा अच्छी तरह जानती है और करती भी है। रामपुर और आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन चुनावों में राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए हमने अपना विजेता भाव बरकरार रखा। विजेता के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए कैसे कार्य करना है, ये उत्साह और उमंग फिर हमारे सामने है। लेकिन आजादी का मतलब क्या होता है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ की आबादी के भारत ने उस उत्सव के साथ जुड़ करके हर घर तिरंगा लगा करके अपने आप को साबित किया था कि आजादी के वास्तविक उत्सव का मतलब क्या होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन में हर घर तिरंगा के माध्यम से हर एक भारतवासी का आजादी के उत्सव के साथ जुड़ना या आजादी के महोत्सव को कई गुना अधिक रोमांचित और उत्साहपूर्ण बना लिया। भाइयों बहनों, इस दौरान ढेर सारी उपलब्धियां स्वतः ही भारत के अंदर विगत 8 वर्षों के अंदर हुए कार्य, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जो भी मानक गढ़े गए वे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। याद करिए, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ये पहली बार हो रहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जब कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त हैं, तब सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था के रूप में भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा है। दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देख रही है। जहां भी दुनिया के अंदर संकट आ रहा है, लोगों की आशाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, हर व्यक्ति इस बात के साथ कि जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। और वैश्विक मंत्र को आज लोगों ने अंगीकार किया है। G20 की अध्यक्षता उसका एक उदाहरण हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, हम सबको भी हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने G20 के इस आयोजन के साथ प्रत्येक भारतवासी को भी जोड़ने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, ये 4 जनपदों में G20 से संबंधित 11 समिट होने हैं। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिन 20 देशों में दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है, दुनिया के 85% जीडीपी पर जिनका अधिकार है और इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट में दुनिया के 90% पेटेंट पर जिनका अधिकार है, वे दुनिया के 20 बड़े देशों की G20 की अध्यक्षता का अवसर भारत के पास है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 इस दौरान दुनिया के अंदर वैश्विक समृद्धि, लोक कल्याण और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने जा रही है और भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ है। भारत को अपनी सामर्थ्य दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इस अवसर पर
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी G20 समिट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सब ने जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म साधना की भूमि के रूप में हम सब ने चुना है। हम सबका सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। देश के रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे तमाम केंद्रीय मंत्रीगण जो उत्तर प्रदेश से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश इसकी सामर्थ्य और उत्तर प्रदेश के अंदर असीम संभावनाएं, ये हम सबकी उपलब्धि है। याद करिए, आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान करते हुए पूरे देशवासियों को एक संकल्प दिलाया था और कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष तो हम मना रहे हैं, लेकिन जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब तक की एक व्यापक कार्य योजना को बना करके अमृत काल की इस व्यापक कार्य योजना के साथ हम कार्य करें। ये 25 वर्ष की अमृत काल की कार्य योजना क्या होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने 5 प्रण की याद दिलाई थी। 5 प्रण। गुलामी की सर्वथा समाप्त करना, गुलामी को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति हमारी होनी चाहिए। हम उन रूढ़िगत परंपराओं को जो गुलामी के कालखंड में हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बांट चुकी है, उसको पूरी तरह समाप्त करेंगे। लेकिन साथ साथ भारत की विरासत का सम्मान भी देंगे। अमृत महोत्सव वर्ष में आपने देखा होगा, देश की आजादी के लिए जिन अमर बलिदानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन अमर बलिदानियों को ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति किस प्रकार का भाव प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके स्मारक बनाए गए, उनकी जीवनी पे लिखा गया, गांव गांव में, स्कूल स्कूल में कार्यक्रम चले, गांव में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ने जन्म लिया और हर घर पे तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया। विरासत का सम्मान यह भी है और विरासत का सम्मान वह भी है जो वैश्विक मंच पर आज 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में होती है। प्रयागराज का कुंभ दुनिया के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रयागराज कुंभ को मान्यता मिलती है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम जो दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। विरासत का सम्मान करने का मतलब यही है कि आज पूरी दुनिया काशी की तरफ आकर्षित हुई है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाना, ये विरासत का सम्मान है और हम सब गौरवशाली हैं कि विरासत का सम्मान करते हुए हम कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का अंगीकार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना, क्या कुछ संकल्प हमारा हो सकता अपने देश के लिए? अकेले भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले, दल का हित उसके बाद, मेरा हित सबसे पीछे। अकेले भारतीय जनता पार्टी है। भाइयों बहनों, विकसित भारत का निर्माण करना और सबको साथ लेकर के चलना। आपने देखा होगा, ये केवल नारे नहीं बल्कि वास्तविकता है। विगत 8 वर्ष के अंदर देश ने विगत
5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर प्रदेश ने जो यात्रा प्रारंभ की है, अपने संस्थापकों, अपने नेतृत्व के भावनाओं के अनुरूप कहीं भी अपने मूल्यों, अपने आदर्शों से विचलित हुए बगैर इन पंच प्रणों को साथ में लेकर के हमने कार्य करना प्रारंभ किया और आज उसकी तस्वीर हम सबके सामने है। मुझे याद है 1998 में मुझे गोरखपुर से सांसद के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 1999 में मेरे सामने एक प्रश्न आया था और वो आया था कि दिमागी बुखार से गोरखपुर और उसके आसपास के जनपदों में मौतें हो रही हैं। बाद में मैंने इस पे कार्य करना प्रारंभ किया तो पता लगा कि ये तो प्रदेश की 38 जनपदों में बीमारी फैली हुई है। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौतें इस बीमारी से हुई थी। ऐसा नहीं कि इसका उपचार दुनिया के अंदर न रहा हो। जापान ने 1905 में दिमागी बुखार का वैक्सीन खोज निकाला था, इस बीमारी को नियंत्रित किया था। लेकिन भारत के अंदर दिमागी बुखार का वैक्सीन आने में कितना समय लगा? 100 वर्ष लगे, 100 वर्ष। जिन लोगों ने देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया, क्या उनको ये मासूम बच्चे नहीं दिखाई दे रहे थे जो उत्तर प्रदेश के अंदर दम तोड़ रहे थे? लेकिन उनके एजेंडे में गरीब नहीं था, किसान नहीं था, मजदूर नहीं था, युवा नहीं था, वे माताएं नहीं थी जिनके मासूम बच्चे दम तोड़ रहे थे। उनके एजेंडे में तो जाति थी, जाति, मत था, मजहब था। और आश्चर्यजनक, इंसेफ्लाइटिस से होने वाली 90% मौतें अल्पसंख्यक और अनुसूचित समाज से होती थी। दो 2006 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 98 से 2004 के बीच में थी, 2004 में जब हम लोगों ने प्रयास किया वैक्सीन मंगाने का, तब पहली खेप 2005 में आई और फिर 2005 में आने के बाद फिर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। लेकिन भाइयों बहनों, आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत को 95% नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त कर ली गई है। अब कोई मासूम दिमागी बुखार से असमय दम नहीं तोड़ेगा, एक पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन उस वैक्सीन को आने में 100 साल से अधिक समय लगे। लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान पूरी दुनिया पस्त थी, लोगों की समझ ही में नहीं आ रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के 2 सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की, वह भी मात्र 9 महीने के अंदर। और भारत 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अब तक अपने नागरिकों को दे चुका है और दुनिया के भी दर्जनों देशों को वैक्सीन मैत्री के रूप में वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करा चुका है। यह है भारत का सामर्थ्य। किसी भी महामारी का अब तक का जो सबसे सेटबैक रहा है वो क्या था? वो ये था कि वैक्सीन नहीं होती थी। स्पेनिश फ्लू के सबसे अधिक मौतें भारत के अंदर हुई थी। उस समय का अनुमान है कि जब स्पेनिश फ्लू आया था, दुनिया के अंदर 2.5 करोड़ से अधिक मौतें हुई थी। उनमें से ज्यादातर मौतें भारत के अंदर हुई थी। भारत तब गुलाम था। जो लोग बीमारी से मर सकते थे, गांव के गांव साफ हो गए। लेकिन भाइयों बहनों,
जो बीमारी से मर सकते थे बीमारी से मरे, शेष लोग भूखमरी से मरे। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, डबल इंजन की सरकार थी तो राशन का डबल डोज भी हर गरीब को, हर जरूरतमंद को प्रदेश के अंदर फ्री में उपलब्ध हो रहा था। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को, प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। यह सरकार की संवेदना भी थी, अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व भी था और उस उत्तरदायित्व का निर्वहन इस रूप में सरकार कर रही थी। आपने देखा होगा विगत 8 वर्ष के अंदर केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार कार्य करना प्रारंभ की, एक भी योजना किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की उस मंत्र को अंगीकार करते हुए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाई गई। समाज का प्रत्येक तबका उससे लाभान्वित हुआ। कौन सा ऐसा तबका है जो ये कह सकता है कि मेरे साथ भेदभाव हुआ हो? कोई तबका ऐसा नहीं, हर एक तबके को इस योजना का लाभ दिया गया। राशन 15 करोड़ लोगों को मिल रहा है, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा नहीं। सबका साथ, सबका विकास का जो मंत्र है, उस मंत्र के अनुसार यह कार्यक्रम आगे बढ़ा। जनधन अकाउंट हर गरीब का खुला है। गरीब की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई मत और मजहब नहीं होता, उसको शासन की योजना का लाभ मिलना ही चाहिए, उसको उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। किसान को आप जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं बांट सकते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हो या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, इस सभी योजनाओं का लाभ बराबर हर एक तबके को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। कोई सोच सकता था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 45.5 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिल जाए? 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध हो जाए? 1,74,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिल जाए? 1,55,00,000 गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिल जाए? प्रदेश के अंदर आप सबके सामर्थ्य और पुरुषार्थ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व में, प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता के सामर्थ्य से सरकारें गठित हुई। 5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। एक नहीं कह सकता कि जाति, मत, मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया हो। हर एक जनपद के नौजवानों को नौकरी मिली। हर एक जनपद के नौजवानों को प्रदेश के अंदर अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का पूरा अवसर मिला। सभी नियामक संस्थाओं की कार्य पद्धति किस रूप में है? सबके सामने है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल खड़ा किया गया, आज परिणाम है दुनिया का हर बड़ा निवेशक आज उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश करना चाहता है। और भाइयों बहनों, ये निवेश कैसे रोजगार को सृजन करता है, इसका परिणाम हम सबके सामने है। विगत 5 वर्ष के अंदर इस निवेश के परिणाम स्वरूप 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को विभिन्न स्थानों पर नौकरी और रोजगार उपलब्ध हुए।
उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम, याद करिए 2017 का भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र। संकल्प पत्र की एक लाइन यह भी थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करने पर अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करेगी। और परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए क्या ब्रांडिंग होनी चाहिए, ये भी प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर उसकी ब्रांडिंग करते हुए प्रदेश ने अपनी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया। कौन ऐसा जनपद है उत्तर प्रदेश का जहां पर अपनी परंपरागत उद्यम न रही हो? परिणाम क्या है? रोजगार मिला, नौकरियां सृजित हुई, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे बीमारू राज्य है, और आज अकेले अपनी परंपरागत उद्यम से उत्तर प्रदेश 1,60,00,000 करोड़ रुपए का अपना परंपरागत उद्यम और प्रोडक्ट को यहां से निर्यात करता, एक्सपोर्ट करता। उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्ट प्रदेश भी बन गया। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रदेश बन सकता है, यह भी आज देखने को मिल रहा है। ये एक नए सामर्थ्य को, उत्तर प्रदेश का एक नया सामर्थ्य सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश परंपरागत रूप से ये कृषि प्रधान प्रदेश है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास, अनेक उपलब्धियां हैं, देश की आत्मा है, देश का हृदय स्थल है। भगवान राम ने यही जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यही जन्म लिया, बाबा विश्वनाथ का धाम इसी प्रदेश में, पूरा वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने की भूमि नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में, मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम, कुंभ की पवित्र पावन भूमि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, भागवत भूमि सुख तीर्थ उत्तर प्रदेश में, शक्ति पीठों से जुड़ी हुई परंपरा उत्तर प्रदेश में। जो लोग इस सामर्थ्य को नहीं समझते थे, वे कावड़ यात्रा पे रोक लगाते थे, वे राम जन्मभूमि के बारे में टिप्पणी करते थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस प्रकार की टिप्पणी करते थे। आज जब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित ऐतिहासिक फैसला आता है, तब एहसास होता है कि हमारे विचार परिवार के द्वारा पूज्य संतों के नेतृत्व में जो आंदोलन सरदेव अशोक सिंघल जी के मार्गदर्शन में उस समय आगे बढ़ा था, वह सही था और उसकी दिशा एकदम सही थी। ये चीजें दिखाती हैं हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और आप जैसे लोग, उस समय बहुत सारे लोग युवा रहे होंगे जब ये आंदोलन चल रहा था, अपनी पूरी जवानी को इस आंदोलन के लिए समर्पित किए। और उस कालखंड में आपने किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैं इस पद पे जाऊंगा। एक ही भाव था कि मैं अपने प्रभु राम के मंदिर के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, और आज उसका पुरुषार्थ हम सबके सामने झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई चाह नहीं थी कि मैं सांसद बनूंगा, मैं विधायक बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं इस पद पे जाऊंगा। कोई चाह नहीं थी, एक ही भाव था, और वो भाव था विजेता का भाव था। हम विजयी होंगे, अवश्य विजयी होंगे, और विजयी होने का यह भाव अंततः परिणाम हम सबको दिलाया। हमने कभी, हम भागे नहीं, पलायन का रास्ता नहीं अपनाया। हमारे पास ताकत नहीं थी, भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन आत्मिक ताकत थी, लड़ने की एक ताकत थी कि हम अगर जन्म लिए हैं तो आखिरी दिन तो एक दिन आना ही आना है, लेकिन लड़ेंगे अपनी मातृभूमि के लिए और अपने प्रभु राम के लिए। और अंततः परिणाम भाइयों बहनों हम सबके सामने आया। अंततः विजय तो, यह तो धर्मस्थ तो जय, ये तो होता है, सनातन वाक्य है, एक सनातन मंत्र है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और हम सब उस भाव के साथ आगे बढ़े।
परिणाम हम सबके सामने है। जहां एक और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का हृदय स्थल उत्तर प्रदेश है, वहीं सबसे समृद्ध खेती भी हमारे पास है। कोई अनुमान कर सकता है 5 वर्ष में 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि केवल गन्ना किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से गया है, केवल डीबीटी के माध्यम से। कोरोना कालखंड में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में दुनिया के चीनी उद्योग बंद हो गए, अकेले उत्तर प्रदेश डटा हुआ है कि कोरोना के बावजूद हमारी सभी 119-120 चीनी मिलें चल रही हैं और उसको इथेनॉल की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके सबसे बड़े चीनी उत्पादक ही नहीं है। 2017 तक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चीनी उत्पादक नहीं था, पिछड़ गए थे। आज सबसे बड़ा चीनी उत्पादक भी है और दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक राज्य भी बना हुआ है। आपने देखा होगा किसानों को कैसे क्रय केंद्र के माध्यम से उसकी उपज को सीधे खरीदा जा रहा है। हम लोग अब तक 60 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है। इस क्रम में उन्होंने भाजपा को G20 की अध्यक्षता मिलने और प्रदेश में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भी जिक्र किया। संसदीय उपचुनाव में हमने विपक्ष से उसका आधार छीना है और उपचुनाव तक विपक्ष को यह बता दिया कि आप दिल्ली उनसे बहुत दूर है। सफलता के मध्य हमने असफलता भी देखी और हम सब जानते हैं कि पराजय का डर अंदर से ही आता नहीं, बल्कि हमारी यात्रा के हर पड़ाव में सभी को दुगनी शक्ति हर बार दी है और मुझे इस बात का विश्वास है और हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत हम, कर्तव्य के पथ पर जो मिले यह भी सही वो भी सही, इस सूत्र को लेकर हम अपने पथ पर चैरवती के मंत्र लेकर निरंतर गतिमान है। इसलिए हमारा संगठन सतत प्रभावान है। हम उस मदमस्त संत की तरह हैं जो अपनी रामधुन में सदा आगे बढ़ता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता है। हमने सीखा नहीं है। जय और पराजय हमको न क्लांत करते हैं न परेशान करते हैं। लोकतंत्र को लोक पर्व की तरह मानकर हम लोग सब गतिमान रहते हैं। सतत गति सहते रहते हुए हम 29 मई 2022 को हम सब लोग मिले थे। आज लगभग 7 महीने बाद हम पुनः मिल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत विभिन्न वैश्विक मंचों पर भारत की छवि एक निर्णायक और दूरदर्शी वैश्विक भविष्य के प्रति सजग प्रहरी एवं सशक्त राष्ट्र के रूप में हुई। भारत मानवता की रक्षा करने, पर्यावरण और प्रकृति के प्रति उसके संरक्षण की दिशा में आगे बढ़कर विश्व को दिशा देने वाला अग्रणी देश बनकर उभरा है। भारत को मिली G20 और शंघाई सहयोग संगठन जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अध्यक्षता ने भारत के इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तैयार करने लगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने देश और विदेश से बड़े पैमाने पर रोड शो आयोजित किए हैं, जिससे प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री और अधिकारियों ने भाग लिया है। इतनी बड़ी संख्या में निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए सहमति दे चुके हैं, जिससे प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में रोजगार और युवाओं को लाभ उसका मिलना है। भाइयों बहनों, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रसाद नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाई को छू रही है। राजनीति इतर सेवा ही संगठन की अवधारणा को लेकर किए गए विकास कार्यों से भारतीय जनता पार्टी का मानवीय स्वरूप जनता के बीच में पहुंचा है। सेवा ही संगठन की यह रूपरेखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के
ह्यूमन विजन का परिणाम ही है। इसलिए हम सबका विश्वास है कि 2024 लोकसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 100% सफलता प्राप्त करेगी, ऐसा सबका विश्वास है। गुजरात की जीत बताती है कि राजनीतिक क्षेत्र में मतदाता के मध्य जब एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी की चर्चा स्थापित है, इसी परिणाम के स्वरूप हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रयास से आजमगढ़ और रामपुर जैसी लोकसभा की सीट जीतने में सफल रहे। दोनों सीटें हमारी परंपरागत सीटें नहीं रही। हमने दोनों सीटें को प्रदेश में विपक्ष से छीना। यही नहीं, रामपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी पार्टी का कमल पहली बार खिला। इसके पीछे इस बात की प्रतिबद्धता रही है कि प्रदेश में हमारी सरकार लोक कल्याण संकल्प पत्र को आधार मानकर गांव-गांव विकास की नई धारा बहा रही है। सरकार जनता के द्वार के कार्यक्रम के तहत मंत्री समूह के प्रवास के माध्यम से जन समस्याओं के निराकरण और उनके समाधान की प्रतिबद्धता को कायम करने में प्रगतिशील रही। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे पार्टी को अंगीकार करने में सफल रहा हूं जिसमें मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी तथा पार्टी के शेष नेतृत्व का आभारी हूं, जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा करते हुए अध्यक्ष के रूप में आप सबको के बीच में काम करने का अवसर दिया है। मैं आप सबको विनम्रतापूर्वक माथा नवाकर प्रणाम करता हूं, जिनके साथ हम लोग आने वाले दिनों में चाहे निकाय चुनाव हो, सहकारिता के चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हम सबको मिलकर सफलता का लक्ष्य पूरा करना है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके होते, लेकिन विपक्षी दलों ने जिस तरह से हथकंडे अपनाकर निकाय चुनाव में अड़ंगा खड़ा करने का कुछ प्रयास किया है, जिसके कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। निकाय चुनाव विलंबित हो गए हैं। विपक्ष की गलत राय कारगुजारी से आज प्रदेश के नगर निकाय प्रशासनिक तंत्र के अधीन चला गया। लेकिन मुझे विश्वास है समाज के सभी वर्गों के हित चिंतन करने वाली हमारी सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए नगर निकाय चुनाव शीघ्र कराकर निकायों में लोकतंत्र की बहाली कराएगी। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले और सत्ता हासिल करने वाले इन दलों के नेताओं ने अब तक सिर्फ अपने परिवार, अपने चहेतों का ही भला किया है, लेकिन जातियों की राजनीति करने वाली ये परिवारवादी दल ये भूल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब चुनाव में जाति, भाई भतीजावाद और राजनीति को नकार चुकी है। इसलिए मेरा विश्वास है कि कोर्ट की अनुमति के बाद जिस दिन भी प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनावों को बाधित करने वाले इन सभी राजनीतिक दलों को पूरी ताकत के साथ जुटकर हम पराजित करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की महान जनता इस कृत्य के लिए ने सबक जरूर सिखाएगी। भाइयों बहनों, बिना रुके बिना थके परिश्रम की परास्था करने वाले देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जहां प्रदेश में उपचुनाव और में भाजपा को जिताने का काम किया है, वहीं खतौली और मैनपुरी के चुनाव में सफलता पाकर ये संदेश भी दिया है कि हमको अभी मिलकर परिश्रम और ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में शेष बची लोकसभा सीट पर जीतकर मिशन 2024 के 80 लक्ष्य की पूर्ति करने का और एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधान सरकार बनाने की प्रतिबद्धता को हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है। यह लक्ष्य हम सब मिलकर पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अभी कुछ दिन पहले स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के ने आम जनमानस के साथ मिलकर इस प्रकार से घर घर तिरंगा अभियान चलाकर उसे सफल बनाया। प्रधानमंत्री जी की अपील अपने घरों पर तिरंगा फहराने को लेकर आम लोगों के बीच जाकर जनजागरण किया, इसका असर हुआ। लोगों ने स्वेच्छा से अपने घरों पर तिरंगा लहराया। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस अभिनव प्रयोग से जहां लोगों के मन में देश प्रेम की
अलग जगी है, वहीं अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त फायदा हुआ। पार्टी द्वारा चलाए गए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य मेला, माननीय मोदी जी के व्यक्तित्व की प्रदर्शनी, स्वच्छता अभियान, जल ही जीवन है, वोकल फॉर लोकल, कृत्रिम अंग वितरण कैंप, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, कोविड टीकाकरण केंद्रों पर स्टॉल लगाकर जनता को जागरूक करने का अभियान, टीबी मुक्त राष्ट्र अभियान के अंतर्गत जन भागीदारी के माध्यम से इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को गोद लेने का काम, पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से वृक्षारोपण का काम, महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर खादी के उत्पादों को खरीदने का आग्रह, विविधता में एकता के कार्यक्रम के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत के परिकल्पना को साकार करते हुए जनपद में विभिन्न संस्कृति को सजोते हुए विविधता में एकता के कार्यक्रम किए गए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र से माननीय सांसद हैं, विशेष तौर पर उनका अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने काशी तमिल संगमम की परिकल्पना की और 19 नवंबर को उद्घाटन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। यह भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति विरासत से देश को परिचय कराने की यात्रा की शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आयोजन के जरिए संस्कृति और सभ्यता के दो काल जैसे केंद्रों को संगम के सहारे देश की एकता की डोर में बांधकर अधिक मजबूत करने का काम किया। ये हमारी प्राचीन संस्कृति के आदान प्रदान और पुरातन परंपरा को जोड़ने का अद्भुत प्रयास रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को चरितार्थ करने वाला ये आयोजन था। ये एक ऐसा प्रयास है जो भाजपा को अन्य राजनीतिक पार्टियों से अलग करता है। इस आयोजन से हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिली है कि हम अपने शहरों में विभिन्न भाषी लोगों के साथ मिलकर उनके त्योहार, उनकी वेशभूषा, उनके खान पान में समरस हो और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करें। राजनीति से इतर देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए यह संकल्प भाजपा की एक पहचान है। एक माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम के अवसर पर देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का सानिध्य काशी तमिल संगमम के दौरान हम सबको मिला। उत्तर प्रदेश की धरती काशी और तमिल संगमम के संस्कारों, भाषाओं और संस्कृति का समागम का साक्षी बनी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा ही प्रयास आंध्र प्रदेश में आज हो रहा है, जहां उत्तर प्रदेश का महोत्सव बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की कर्मठता से जहां काशी कॉरिडोर का आज पूर्ण आभा के साथ चमक रहा है, वही अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रभु की जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य तीव्र गति से पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, चित्रकूट की रामधारा से लेकर भगवान की बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, राधा कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन प्रदेश की संस्कृति के आधार बन रहे हैं। चक्रतीर्थ नेमिशरण महाविंध्यवासिनी धाम के विकास का कार्य निरंतर प्रगति की ओर अग्रसित है। घरेलू पर्यटन, धार्मिक सांस्कृतिक के महत्व, मेले, तीर्थस्थलों के विकास, वहां की आवश्यक सुविधाएं, आधारभूत ढांचे का विकास करते हुए आने वाले तीर्थयात्री एवं पर्यटकों की सुविधा की एवं सुरक्षा की दृष्टि से ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। सफल कुंभ का आयोजन कर चुकी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार जहां आने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी तेज गति से कर रही है, वहीं प्रतिवर्ष होने वाले माघ मेले की सुचारू व्यवस्था भी कर रही है। ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहर से सुरक्षा संबंधन तथा इससे जुड़े व्यक्ति, कलाकारों, स्थानीय समुदाय की आमदनी बढ़ाने व रोजगार साधन सृजित करने के निरंतर प्रयासों की सराहना हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की नीतियों पर चलते हुए जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को राज्यों में मूर्त रूप दिया जा रहा है। अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर देश भर में सफलतम सरकार साबित हुई। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण अब अन्य राज्य भी कर रहे हैं।
हम सब जानते हैं 2017 से पूर्व विपक्षी दलों की सरकारें उत्तर प्रदेश में होती थी और किस प्रकार की परिस्थिति थी। यहां निवेशक तो आना दूर, प्रदेश से लोग निवेशक पलायन कर रहे थे। उस समय न तो वे सुरक्षित थे न उनकी पूंजी सुरक्षित थी। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का जनमानस का विश्वास और भरोसा जीतने में सफल रही है, जिसके कारण निवेशकों का भरोसा पाने में भी सरकार कामयाब रही है। प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर हमारी सरकार बड़ी संख्या में निवेश करा रही है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मंत्री समूह के देश से लेकर विदेश तक के प्रवास रोड शो ने उत्तर प्रदेश के बारे में एक आर्थिक अवधारणा को स्थापित किया। बड़ी संख्या में निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है, जो आने वाले तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग श्रेणी में मूर्त रूप लेने जा रही है। प्रदेश के भयमुक्त वातावरण ने न सिर्फ निवेशकों को आकर्षित किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश अपराध, गुंडागर्दी और अराजकता वाली छवि से भी मुक्त हुआ है। लोक कल्याण संकल्प पत्र को लेकर प्रतिबद्ध सरकार ने किसानों के लिए जहां एक और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर पंप प्रदान करने में एक नया मुकाम हासिल किया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। किसानों में गन्ना भुगतान का मूल्य भुगतान हो या किसानों के लिए एफपीओ की स्थापना कर उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। सभी मोर्चों पर सरकार पूरी तरह से सफल रही है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगातार उसी दिशा में प्रोत्साहन में जुटी प्रदेश सरकार ने बीज वितरण और खरीद में दोनों मोर्चों पर समान कार्य किया है। राज्य में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा को लेकर अपने आप में एक उदाहरण है। प्रदेश की सरकार में बेपटरी हुई प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को 97% से अधिक बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में प्रदेश देकर सरकार ने शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का काम किया। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश में विद्यालय में एक नया आयाम स्थापित किया है। टैबलेट वितरण, स्मार्टफोन वितरण से लेकर चुनावी सभाओं में सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले विपक्षी दलों को करारा जवाब देते हुए जिस प्रकार से टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया है, उसके लिए इतनी प्रशंसा की जाए सरकार की वो कम। हम जानते हैं राज्य में एक बार सपा की सरकार आई जिसने लैपटॉप के मूल्यों से अधिक उसके वितरण का खर्चा उनके समारोह पर कर दिया था। भाइयों बहनों, सरकारी नौकरी में भी पारदर्शिता किसे कहते हैं, यह सरकार के नियुक्ति पत्रों के सामूहिक वितरण से समझा जा सकता है। इससे राज्य में एक नए वातावरण का सृजन हुआ। राज्य के तकनीक विकास के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने नोएडा में आधुनिक डाटा सेंटर की स्थापना कर एक नई पहल की है। राज्य में आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए एक्सप्रेसवे नेटवर्क का काम तेजी से किया जा रहा है। चाहे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण की ओर उत्तर प्रदेश सरकार के बढ़ते कदम हो या लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए किए जा रहे कार्य या फिर तेजी से निर्माण किए जा रहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे सहित अन्य आधारभूत ढांचे की दिशा में किए जा रहे कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर आगमन की दृष्टि से अनुकूलता का माहौल पैदा कर रहे हैं। वही राज्य का विकास का प्रतिबिंब भी बन रहे हैं। देश की पहली रैपिड रेल का निर्माण उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रहा है, जो राष्ट्रीय राजधानी उत्तर प्रदेश के संपर्क के लिए अनुकूलता पैदा करेगा। हवाई अड्डों के विस्तार की दिशा में किए जा रहे कार्य और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वाराणसी में गंगा विलास क्रूज का आरंभ किया जाना पर्यटन की दिशा में एक दूरगामी कदम है। इससे प्रदेश के अंदर जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात के कार्यक्रम प्रेरक और अद्भुत बातें करते हैं, जिससे देशवासियों के हौसले बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जितने सरल तरीके से मन की बात के कार्यक्रम में लोगों को अनोखे कारनामों से लेकर देश की उपलब्धियों का व्याख्यान करते हैं, वह देशवासियों के हृदय को स्पर्श करती है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जनता का कार्यक्रम है। आज इस मंच पर कोई अब राजनीतिक बात नहीं हुई। हम सभी जानते हैं कि 2023 में इस लोकप्रिय कार्यक्रम का
100वां संस्करण प्रसारित होगा। हमने पूरे मनोयोग से इसे अविश्वसनीय बनाना है। इस बार 29 जनवरी को मन की बात के कार्यक्रम में हम अपने बूथों पर सब लोगों ने सुना है। सुनने के उपरांत बूथ समिति की बैठक में भी सभी लोगों को इसमें सहभागिता करनी है। भाइयों बहनों, आज हम राजनीति के ऐसे पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं जहां लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं हमसे बढ़ी। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति, सह प्रभारी संजीव चौरसिया, सुनील भाई ओझा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कार्य समिति में मंच पर मौजूद रहे।